सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? तो भारत को सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए, इसके 4-5 मूलतः कारण हैं। सबसे पहली बात कि भारत हमारा इमर्जिंग कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी वाला देश बन गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोग के पास है। और यूएनएससी को चलाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जो यूएनएससी की अपनी फोर्स नहीं है। वो जितने भी सदस्य देश हैं वो उनके देशों के फोर्स को लेकर वो अपना काम करता है, पीस एस्टेब्लिश करता है। तो इसमें इंडिया का पीस कीपिंग फोर्स सबसे अधिक है। और इंडिया देखा जाए तो विश्व में महामारियाँ जितनी भी आई, चाहे पोलियो का मामला हो, चाहे मलेरिया का मामला हो, चाहे ये अभी देखा जाए वैक्सीन्स का मामला हो, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसे बोला जाता है कि पोलियो में ख़त्म करने का सबसे बड़ा रोल इंडिया का ही है, इस मामले से ही। और भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। अभी तक कोई किसी भी प्रकार की बड़ी सांप्रदायिकता वाली कोई मामले नहीं हुए हैं। ये किसी भी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी नहीं हुआ जो यूएनओ के खिलाफ क्या बोल समक्ष आया हो, मतलब रिपोर्टिंग किया गया हो। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना का हमेशा ये आरोप रहता है कि पाकिस्तान पर हम लोग डोमिनेट कर देते हैं। पाकिस्तान का भी ये आरोप रहता है कि पीओके उनका है, हम लोग पीओके के जितने भी निवासी हैं उन पर हम लोग अत्याचार वगैरह करते हैं। तो इन सब के हालिया क्रम को लेकर यूएनओ में ये बात गई, तो वहाँ यूएनओ ने इन सारी बातों को सुनते हुए डिक्सन समिति का आह्वान किया, जो भेजा जांच करने के लिए। तो ऐसा कुछ मामला आया नहीं। यूएनओ का रिपोर्टिंग ये है कि ये दो देशों के बीच का मामला है, इस पर विश्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो ये दोस्त अपना खुद निपटेंगे। तो ये एक रुझान था कि ऐसा टेररिज्म एक्टिविटी होता है, लेकिन ये भी गलत साबित हुआ। इस कारण से इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 1945 में हम लोग संस्थापक देश रहे हैं, संस्थापक देश नहीं बल्कि प्रचार प्रसार भी किए हैं, आज़ाद न रहते हुए भी कि हम लोग को मिलना चाहिए। तो इस मामले के लिहाज से भी काफ़ी अपनी दावेदारी पेश करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स में ये आ रही है कि यूएनओ की तरफ से ये मांगे मनवाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो आदेश दिया जाता है कि एनपीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है, मतलब परमाणु को ख़त्म करने के एनपीटी का मतलब ये समझिए कि 1968 के पहले जितने भी देश न्यूक्लियर एटम बम बना चुके हैं वो रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी देश बनाएंगे वो नहीं रखेंगे। ये एक मांग है जिस पर इंडिया सहमत नहीं हो पाता है। इंडिया की पॉलिसी हमेशा नो फर्स्ट पॉलिसी, मतलब फर्स्ट हम यूज नहीं करेंगे, इसकी पॉलिसी रहती है। और CTBT जो 1996 के करीब में बनाया गया था, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एटम बम बना लिया, कोई भी बड़ा एटम बम का परीक्षण नहीं करेंगे, न जल में और न वायु में और न धरती पर। हालांकि इंडिया ने इसको भी नहीं माना, इसके कारण भी एक बाधाएं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया हमारा लार्जेस्ट इकॉनमी वाला कंट्री तो है ही, लेकिन विश्व के बहुत सारे मानकों में भी बहुत सारे पीछे हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मानक देख लिया जाए तो उसमें बहुत पीछे है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मामला देख लिया जाए तो उसमें पीछे हैं, यहाँ तक कि लाफिंग ग्लोबल GFI उसमें पीछे हैं। तो और जैसे कि हमारे नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही के भाषण में कहा था कि इंडिया एक ऐसा अमीर देश है जहाँ की जनता गरीब है। तो इंडिया कहने के लिए तो वो है, लेकिन अंदर खोखलापन या फिर विसमानता बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से भी ये हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके मिलने से इंडिया को फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे में ये होगा कि इंडिया पहले ग्लोबल रूल को मानने वाला देश होता था। जैसे यूएनओ कोई पॉलिसी बनाई, उसको मानने वाला देश होगा, खुद बनाने वाला देश होगा, ग्लोबल रूल मेकर हो जाएगा। तो ये बड़ी बात होगी। और कश्मीर मुद्दे, पीओके के मुद्दे पर भारत को बार बार ये हमेशा दुविधा रहती है कि दुविधा रहती है कि यूएनओ में ये मामला जाएगा तो चाइना द्वारा वीटो कर ही दिया जाएगा, तो ये हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये परमानेंट अस्थायी सदस्यता वाला देश बनता है तो ये अपना सॉल्व कर पाएगा। इसमें भी तो चाइना लगा सकता है। और ये बात हुई। और जैसा कि हम लोग माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो धड़े में बट गई थी। एक तरफ था चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ आपका अमेरिका और यूरोप के कंट्री थे।
तो उस समय इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की नीति लगाकर तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया था, तो लीडरशिप क्वालिटी भी थी। तो उस लिहाज से हम लोग तीसरी दुनिया के देश के रूप में उभरेंगे। और एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ हमारा पश्चिम का देश है। तो एशिया में हम लोग का भी चाइना के डोमिनेंट के समरूप में हमारा भी एक डोमिनेंट हो जाएगा। ये तो हो गई इंडिया को मिलने से क्या फायदा। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है लेने के लिए। जैसा कि विश्व में एक संस्थान है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेंज, जिसका माना कि ये है कि अगर कोई देश 300 से ऊपर रेंज वाला मिसाइल खरीदता है या बेचता है, उसमें इसका सदस्य होना जरूरी है, जिसमें इंडिया की सदस्यता है। इंडिया के पास वीटो पावर है, जबकि चाइना के पास नहीं है। तो अगर हमें वीटो पावर लेना है तो चाइना से टेबल पर इस पर बात करनी चाहिए कि आप यूएनओ में इस प्रकार की मतलब हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसा कि एक घटनाक्रम बताया जाता है कि चाइना ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा और इसमें उन्होंने 300 रेंज वाली ही मिसाइल्स दी, क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार इससे क्या हुआ ना कि चाइना अपनी मिसाइल्स बेच नहीं पा रहे हैं मार्केट में, उसका मार्केट भी ख़राब हो रहा है। वो चाहता है कि MTCR का हम सदस्य बने, तो इस पर सहमति हम लोग करवा सकते हैं अपना। और दूसरी बात ये है कि इंडिया अगर खुद सशक्त बन जाता है, तो सशक्त बनने के बाद आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसा कि चाइना का हमारे साथ, क्योंकि मुख्यतः कारण हमारा चाइना ही है। अगर यूएनएससी में अस्थायी सदस्य होना मिलेगा तो सदस्य बन जाता है चाइना ही है। $70 बिलियन की हमारे यहाँ